नमस्कार, स्वागत है आपका। रायबरेली से आज वोटों की बारात की बहस लेकर हम हाजिर हैं और कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं, उसके पहले नारे लगने शुरू हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम में गर्मी सिर्फ ऊपर से नहीं बरस रही है, यहां रायबरेली में चुनावी तापमान भी काफी ऊंचा उठ चुका है, काफी गर्माहट है चुनावी मौसम में भी यहां पर। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रायबरेली की जनता का, जो आज यहां इंदिरा पार्क में हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रही है, अपने नेताओं से सीधे सवाल करेगी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनीता श्रीवास्तव जी का, जो एडवोकेट हैं और बीजेपी की उम्मीदवार हैं रायबरेली सदर सीट से। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ विनय द्विवेदी का, जो कि जिला प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और साथ ही साहित्यिक गतिविधियों में मुझे बताया गया काफी दिलचस्पी रखते हैं। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जितेंद्र त्रिपाठी जी का, बीएसपी के नेता हैं, एचओडी थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। इनसे पूछना पड़ेगा कि कितने हाथी और कितनी मूर्तियों में इनके आर्किटेक्चर की सलाह ली थी मायावती जी ने। लगातार हम यात्रा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शहरों की, विधानसभा सीटों की, वहां के नुमाइंदों को रूबरू कराते हैं वहां की जनता से, ताकि उस इलाके की समस्याएं, उस इलाके के लोगों के सवाल, उस इलाके के लोगों की बात सीधे अपने नेताओं तक पहुंच सके और देश तक पहुंच सके। देश के लोगों को भी पता चले कि किन किन नेताओं ने अपने अपने इलाकों में क्या क्या काम किया है। तो शुरुआत करते हैं, जैसा हमने वादा किया है कि प्रवचन नहीं वचन दिलाएंगे। अनीता जी, वचन दीजिए इस इलाके की जनता को कि आपको अगर ये चुन लेते हैं तो आप क्या करेंगे इनके लिए। रायबरेली में जो विकास के नाम पर विनाश किया है 70 साल कांग्रेस ने, 25 साल विधायक अखिलेश सिंह ने, अब उसको विनाश को मैं विकास 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 में परिवर्तित करूंगा। कैसे? कब्रिस्तान के साथ शमशान घाट बनवा के? बिल्कुल, हमारे मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी सारी योजनाएं आई हैं, बस उसको मैं ईमानदारी से करवाऊंगी, इसलिए सब विकास 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 दिखाई पड़ेगा। मैडम, विकास 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 तो ठीक है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट प्लान तो बताइए लोगों को। हमारे रायबरेली में 70 साल से कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन रोडें, बिजली, सड़क, पानी, खारा पानी, हमारी जनता जिस तरीके से परेशान है, जिस रास्ते से डीएम साहब रोज गुजरते हैं उस रोड को जरा देख लीजिए। सड़क के अंदर गड्ढा है कि गड्ढे के अंदर सड़क है, पता नहीं चलता है। तो रायबरेली की हालत क्या होगी। विनय जी, 61 साल गांधी परिवार ने राज किया है और इसीलिए ये सीट बड़ी वीवीआईपी सीट्स में गिनी जाती है देश की, और उसमें से 61 साल कांग्रेस ने राज किया, 48 साल गांधी परिवार के पास ये सीट रही है। उसके बावजूद ऐसा क्या है कि आज की तारीख में रायबरेली की 6 सीटों में 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और एक जो है वो निर्दलीय हो जाए, पीस पार्टी से हो जाए, कहीं से हो जाए, वो अपने दम पे जीत जाता है। कांग्रेस को लोग विधायकों को वोट नहीं देते, सांसद को दे देते हैं। नहीं रोहित जी, मैं इतना पहले स्पष्ट कर दूं कि यहाँ 48 साल गांधी परिवार के हाथ में ये सीट नहीं रही है। इंदिरा जी केवल यहाँ पर सांसद हुई हैं, या तो सोनिया जी 10 वर्षों से सांसद हैं। तो इस वजह से ये बहुत कम पीरियड है जो ना आपने 48 साल बताया। लेकिन उसके बावजूद अगर रायबरेली में कोई विकास हुआ है तो या तो इंदिरा जी ने करवाया है या तो सोनिया जी ने करवाया है, इसके अलावा और किसी ने नहीं करवाया है। आज भी तो अरुण नेहरू को, सतीश शर्मा को, शीला कौल को, आप इनको कांग्रेसी नहीं मानते? नहीं, कांग्रेसी मानता हूं, गांधी परिवार का नहीं मानता हूं। गांधी परिवार और कांग्रेस में अंतर है। ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करें। यहां पर सोनिया जी द्वारा जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उन सब पर यहाँ काम इस समय रुका हुआ है, और वह काम रुके नहीं, सुचारू रूप से चालू हो, वो योजनाएं अंतिम रूप ले ले ताकि उसका फायदा जनता को मिले। इसके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार के सौतेलेपन का दुष्प्रभाव रायबरेली की जनता को न मिले। त्रिपाठी जी, गांधी परिवार का जो कद है इस देश की राजनीति में, और पिछले 10 साल 2014 के पहले जिस तरीके से गांधी परिवार इस देश की सत्ता चला रहा था, क्या उसका फायदा रायबरेली को मिला? देखिए, रायबरेली न कोई आम सीट है, न ही रायबरेली कोई आम जगह है, और न ही जो यहाँ की लोकसभा सीट है वो ही आम है, या यहाँ की विधानसभा सीटें हैं वो ही आम है। रायबरेली एक खास जगह है पूरे देश में। पूरे देश को ये पता है कि रायबरेली कितना खास है, इसका इतिहास कितना सारगर्भित और कितना भारी है।
मगर पिछले 2004 से लेकर जो 2014 तक सरकार रही, उसमें जो यहाँ की सांसद थीं, उनकी उंगलियों पर नाचने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री था। उसके बाद भी 10 साल तक इस रायबरेली की भूमि पर एक भी फैक्ट्री नहीं, एक भी विकास का कार्य नहीं, एक भी कॉलेज नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। ये क्या करते रहे? और जब 10 साल बीत गए तो आज राहुल गांधी जी पूरे देश की जनता को अपनी फटी हुई जेब दिखा रहे हैं कि ये फटी हुई जेब देख लो, मेरे पास तो यही है, ये मेरी फटी जेब और ये आपकी फूटी किस्मत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बहुत मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर कोई, न जाने इस चमन का दीदावर कब पैदा होगा। त्रिपाठी जी, वो फटी जेब दिखाते हैं, आप मूर्तियों में भी पर्स लगा देते हैं। तो सर लोगों के लिए किसके पास है? देखिए सर 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 आपके पास भी आ रहे हैं, जनता के पास आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। विशाल है मेरे सहयोगी, आपके बीच में है विशाल। एक बार जोरदार तालियों के साथ विशाल का स्वागत कर दीजिए। विशाल आपके पास आएंगे, आप लोग भी सवाल पूछेगा। ऐसे बीच में से चिल्ला के नारा लगा के अगर क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी। तो त्रिपाठी जी ये बताइए ना, हर तरफ से तो चले जा रहे हैं लोग बेचारे। रोहित जी, मैं आपको बता दूं, इसमें कोई शक नहीं कि मूर्ति लगी है, मूर्ति में पर्स भी है, इसमें कोई शक नहीं। बट हम लोग बात लखनऊ की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रायबरेली की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस समय उसका जवाब देना, मुख्यमंत्री रहते हैं मायावती जी 2-4 पार्क यहाँ भी बनवा देती, ये शहर भी थोड़ा सुंदर हो जाता। हमें लग रहा है जो बनवाया उन्होंने नहीं बनवाया, जो 40 साल में कुछ नहीं कर पाए, यहाँ रोड़ा अटकाते रहे, जानबूझ के विकास नहीं होने दिया। कि जनता अगर विकसित हो जाएगी, जनता अगर लिटरेट हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? शायद इस वजह से इसमें विकास नहीं हुआ। और हमें आगे भी इनकी सरकार अगर आती है कभी भी, तो मुझे आगे उम्मीद नहीं है। सरासर सच। बोलिए विनय जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि जो अभी हमारे बसपा के मित्र त्रिपाठी जी जो कह रहे थे, दरअसल उसमें उनकी कोई गलती नहीं, वो आयातित हैं। वो दरअसल लखनऊ से आए हैं, तो रायबरेली में क्या विकास हुआ है उनकी जानकारी में नहीं है। वो क्यों रटे रटाए केवल उनके पास कुछ भाषण है जिनको वो दे रहे हैं। आप ये बताइए कि रायबरेली में जो ITI इंडस्ट्रीज जो चल रही है, जो NTPC चल रही है, जो और फैक्ट्रियां चल रही है, सब इंदिरा जी ने लगवाई। इसके बाद आप आइए सोनिया जी पर। सोनिया जी ने लगभग 6000 करोड़ से यहाँ सड़कें, जिसमें 5-5 NH हैं, केंद्रीय सड़क निधि, PMJSY की रोडें, और उसके बाद यहाँ पर रेल कोच कारखाना जो 2500 करोड़ की लागत का जो चल रहा है, एम्स जो 1500 करोड़ की लागत का जो बन रहा है, रेल की परियोजनाएं, पेयजल की समस्या, पेयजल पर बजट आया, सिंचाई पर बजट आया, किस पर नहीं आया बजट? यहाँ 12000 करोड़ से ऊपर की योजनाएं आई हैं। ये जो हमारे बसपाई मित्र कह रहे थे, इनको याद नहीं है, 2007 में रेल कोच के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन तत्कालीन पत्थरों की सरकार वाली बहन मायावती जी ने उस समय उसमें रोक लगा दी। और जाके 2009 में जब वो लोकसभा में विधेयक पारित हुआ है, तब जाके वो कहीं भूमि अधिग्रहण हुआ है, उसके बाद रेल कोच बन के तैयार हुई। आपने इन्होंने यहाँ की विकास की योजनाओं में बहुत मतलब जो है पक्षपात किया। आपने 1 मिनट नहीं लगाया, आपने कह दिया कि ये आयातित प्रवक्ता हैं, लखनऊ से आए हैं। आपके ऊपर तो आरोप लगता है कि आपने आयातित सांसद दे रखे, केवल चुनाव में आते हैं, वैसे आते ही नहीं। आप कैसे हमारी सांसद हर 3 महीने में यहाँ आती है, आप कैसे आरोप लगा सकते हो? जनता लगा रही है सर, मैं नहीं लगा रहा हूं। जनता लगाती है सर, जनता लगाती है। आप आरोप लगा रहे हो, जनता ये जनता भी आयातित है क्या सर? नहीं, ये जनता भी आयातित है क्या सर? आप भाजपा की बात करते हैं कि सर ये सब आयातित है क्या? नहीं, गलत चीज मत बोलिए। ये सब आयातित है क्या? बोलिए मैडम, आप क्या बोल रही हैं? बोलिए। अभी हमारे भाई साहब ने बताया, सुन लीजिए, अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, तो भाई साहब फैक्ट्रियां तो आई लेकिन कागज में है, केवल डिब्बे। रेल कोच में डिब्बे की रंगाई खूब करवाया माननीय सोनिया गांधी जी। डिब्बे बन रहे हैं। सारी फैक्ट्रियां माननीय सोनिया गांधी के रहते हुए रायबरेली की बंद हो जाती हैं। सारे बच्चे भूखे मरने लगते हैं फैक्ट्री वालों के, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। उसके बाद आप ये, और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, वेंटिलेटर पे ITI चल रही है, 200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमारी माननीय सोनिया गांधी जी कहती हैं कि रायबरेली वालों को रोटी फेंको मगर पेट मत भरना, नहीं तो मुझे
जीतने नहीं देंगी। तो हमारी माननीय सोनिया गांधी जी कहती हैं मैं यहाँ की बहू हूँ। अरे आप बहू हैं तो रायबरेली की यही हालत होनी चाहिए क्या? सारी फैक्ट्रियां आपके रहते बंद हो जाती है, वेंटिलेटर, ITI चल रही है। 200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने ITI को अभी दिया है और अभी उसको मर्ज करवाने का काम करेगी। तो 70 साल में तो माननीय सोनिया गांधी ने खूब लूटा, इसीलिए इस बार जनता जवाब देने के लिए तैयार है। जमानत जब्त होने जा रही है, पप्पू भैया, टिंकू भैया दोनों लोग लड़ रहे हैं, उसके बाद भी जमानत जब्त होने जा रही है। विपक्ष में बैठने की खत्म हो गई, तो ये भगवान से पूजा कर ले कि विपक्ष में बैठ जाए। तीनों को इस बार जनता धूल चटा के भेजेगी। जनता जिन्होंने बातचीत का जो स्तर किया, तो मुझे मजबूरी में फेंकू बोलना पड़ेगा। मैं अभी तक प्रधानमंत्री जी हो सकता बोल देता, लेकिन मैं फेंकू बोलूं। ऐसा है कि आप ये बताइए कि आपके 2 बार सांसद रहे रायबरेली से, आप एक कोई योजना बता दीजिए रायबरेली में जो भाजपा ने दिया हो, जबकि आपने 10 साल शासन किया है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल गवर्नमेंट थी, 3 साल से ये है। आप बताइए एक किसी योजना का नाम बता दीजिए जो रायबरेली को मिली हो। अब आपके पास भाई साहब कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए, इसीलिए देखिए जन सैलाब। आवाज धीमी हो गई, अब नहीं बोल रही। ये जन सैलाब ये बता रहा भारतीय जनता पार्टी, ये जन सैलाब आपका नहीं है, 6 की 6 रायबरेली की जनता है। ये रायबरेली का जनता। एक काम करते हैं, सुनिए, अगर आप लोग मोदी राहुल के अलावा कुछ और बोलने को तैयार हो तो हम सवाल पूछें आप लोगों से। बीच में पूछे, विशाल, लोगों के पास क्या सवाल है? ये बहुत अच्छा मंच है, और जो दिल्ली से लोग आए या लखनऊ से आए या यहाँ के लोग हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि रायबरेली के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, और यहाँ बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग चले गए। ये वक्त की बात है, आज की बात है। मैं BSP से पूछना चाहता हूँ, अगर कुछ नोएडा में काम हुआ है, लखनऊ में काम हुआ है, तो ये भी उनका नुमाइंदा था, यहाँ से भी नुमाइंदे हो सकते थे। आज गठबंधन की अगर सरकार, अगर पार्टी या कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के है, तो किसी के पेट में दर्द क्यों होता? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रतिनिधि से है। महोदय, ये बताइए कि आपकी सांसद महोदया इस जिले की, वो संसद भवन में छोटे छोटे मुद्दों पे अपना स्ट्राइक कर देते, बहिष्कार कर देते, लेकिन रायबरेली में जो आपके कथनानुसार सौतेलापन है, इसके लिए सांसद ने कितने दिन किया है? और किसानों के लिए इन्होंने क्या किया है? किसान की फसल नष्ट हो रही थी, कांग्रेसियों ने क्या किया? कितने गांवों में जाकर के मुआवजा दिलवाए? आप केवल यहाँ माइक पे आकर के जनता को गुमराह करते हैं। ठीक, बोलिए। मेरा सवाल यह है कि मोदी सरकार उन परिवारों को क्या देने जा रही जिनके परिवार लाइनों में मर गए? ठीक, 2 सवाल के जवाब लेते हैं। विनय जी पहले आप जवाब दीजिए, फिर अनिता जी आप दीजिएगा। बोलिए जो उन्होंने सवाल पूछा था। जो हमारे भाई ने पूछा है, मैं उनको बता दूं कि जब से भाजपा गवर्नमेंट बनी है, लगभग 7-8 मुद्दों पर स्वयं सोनिया जी ने पत्र लिख के मंत्रियों को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया और उससे निजात भी दिलाई। जहाँ तक उसकी मुआवजे की बात है, किसानों की फसल नष्ट होने के बाद, ओलावृष्टि के बाद सोनिया जी ने यहाँ दौरा किया था, और उस दौरे के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उसके बाद फिर यहाँ मुआवजा बटा। तो ऐसा नहीं है, वो हर समय जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, अभी पद्मावत ट्रेन बंद हो गई थी, उसको उन्होंने रेलवे विभाग में पत्राचार करके चालू करवाया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ की कोई भी समस्या हो वो हल्के से नहीं ली जाती। जितना गंभीरता, जितनी संजीदगी के साथ, जितने प्रयास के साथ होना चाहिए, वो सुचारू रूप से चल रहा है। अनिता जी, आपसे सवाल था उनका, जिन लोगों ने नोटबंदी में जान गंवाई, उनका क्या, उनके परिवारों का क्या? भाई साहब, मैं बता दूं कि नोटबंदी में लाइन में लगने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कोई बीमार आजार रहा होगा तो लाइन में लगने वाले कितने खुशी से जवाब दे रहे थे सब मीडिया के लोगों से। लाइन में लगने वाले व्यक्ति ये कह रहे थे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस ने इशू बनाया, कहीं किसी की मृत्यु नहीं हुई लाइन में लगने से, इससे कोई दिक्कत परेशानी रही। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद भी दुख जताया, चिंता जताई, वो लाइन में लगने से नहीं हुई, किसी बीमारी से या किसी दिक्कत से हो गई। बाकी लाइन में लगने से जनता कितनी खुश थी, ये सारे मीडिया लोग बता सकते हैं। आप बोलिए त्रिपाठी जी। पूरे देश को मोदी जी ने काले धन के नाम पे लाइन पे लगा दिया, 150 लोग मर गए। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है और संवेदना जताई है। आप बता रहे हैं संवेदना मैं भी जता रही हूँ, संवेदना तो मैं भी यही बोल रही हूँ कि मृत्यु हुई, लेकिन लाइन में लगने से मृत्यु हो गई नहीं। मुझे संवेदना क्यों नहीं निकली? क्यों नहीं 10 लाख का मुआवजा दे दिया? एक ऐसा सिर फिरा प्रधानमंत्री जब सत्ता में आया
तो इतनी झूठ बोल के, इतनी झूठ बातें बोल के कि हम 100 दिन में काला धन लाएंगे, हम 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में ट्रांसफर कराएंगे, हम गंगा को निर्मल बनाएंगे, हम लोकपाल का गठन करेंगे। इनमें से बताइए क्या काम कर दिया। और आजकल मोदी जी को शौक लगा हुआ है, फुल फॉर्म बताते हैं, स्कैम का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म, FDI का फुल फॉर्म। सर जो चुभा है वो वाला बताइए ना, जो फुल फॉर्म आपको चुभा है वो वाला बताइए ना। BSP का क्या बताया वो तो बोल ही नहीं रहे आप। BSP का उन्होंने बताया था बहन जी संपत्ति पार्टी। वो बहुत समर्पित पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी बहुत समर्पित पार्टी है। मायावती जी ने ये क्यों कहा, रोहित जी, मायावती जी ने ये क्यों कहा, ये हमको नुकसान पहुंचाना चाहते थे इसलिए चुनाव से पहले नोटबंदी करा दी। नोटबंदी से क्या फर्क पड़ा आपकी पार्टी को सर? ये बात कांग्रेस ने क्यों नहीं कही सर? ये बात समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं कही सर? मैं मोदी के नाम का एक फुल फॉर्म मैं भी बताना चाह रहा हूँ, चाहे तो उसको चला दीजिएगा। सर आप बताइएगा, ये तो लाइव जा रहा है, आप बताइएगा, फुल फॉर्म बताइएगा, लेकिन ये तो बताइए मायावती जी ने ये क्यों कहा कि हमको नुकसान पहुंचाना चाहते थे इसलिए चुनाव के पहले नोटबंदी करा दी। मायावती जी का एक एक आम आदमी को नुकसान पहुंचा उससे। आप मुझे बताइए कि जो 14-15 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है उसमें कितना काला धन है? इनकी देश के प्रति जवाबदेही नहीं है। पूरे देश को लाइन में लगा दिया 2 महीने तक, और रोज रोज नियम का परिवर्तन करते रहे। जब पूरा पैसा इकट्ठा हो गया तो इनको बताना चाहिए था ना इसमें कितना काला धन है, किसके ऊपर। आपकी पार्टी पे बार बार ये आरोप क्यों लगता है कि आप पैसे देके टिकट देते हैं? नहीं, कोई आरोप साबित करे। अभी शुरू होते ही लोग टोका टाकी कर रहे थे सर। आरोप तो इन पे भी लगा है, आरोप इन पे भी लगा है। इनके तो भाई जो युवराज हैं। आपको क्या लगता है यहाँ से सोनिया गांधी पैसे देके टिकट पाती होंगी? बिल्कुल, अरे पता नहीं क्या करती होंगी, कहाँ से पैसा इकट्ठी करती है, इनको मालूम नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? इनके युवराज 50,000 रुपए के मुचलके पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में। कोई साबित नहीं कर सका ये बात कि पैसा, ये तो आरोप जिसको पार्टी से निकाला वो आरोप लगा देता है। ताज कॉरिडोर वाले पत्थरों के घोटाले वाले बता रहे हैं, जीजा जी वाले, ये पत्थरों वाले बता रहे हैं, जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की साक्षात प्रतिमूर्ति है मायावती। उन्होंने भ्रष्टाचार के नए नियम कर दिए साहब, नई संस्कृति उन्होंने पैदा कर दी। आपकी परेशानी ये बता रही कि नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशान हुई है। भाजपा के लोगों को, गरीब लोग नहीं परेशान नोटबंदी से। सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब नोटबंदी से परेशान है। गंगा निर्मल हो गई, चेहरे पे साफ झलक रहा। भाई के पास रुपए मिले हैं, रुपए जो मिले हैं मायावती जी के भाई के पास क्यों मिले भाई? बच नहीं पाएंगी। देश में भीड़ के अलावा और भी लोग देख रहे हैं। इस बार आप मौका नहीं देने वाली जनता मौका नहीं देने वाली। बहुत बड़ी भीड़ बाहर है। जमानत जब्त है मायावती जी की, कांग्रेस की, सपा की, बसपा की। गठबंधन से सवाल है, यूपी की कितनी भर्तियां निष्पक्ष तरीके से बिना कोर्ट गए हुई हैं? देखिए ये सवाल है, और सवाल बताइए क्या सवाल जी? मैं कांग्रेस सोनिया गांधी पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने रायबरेली मेडिकल के लिए क्या किया है? एक भी यहाँ पर डायलिसिस सिस्टम नहीं है, एक भी यहाँ पर कोई भी अच्छे इक्विपमेंट नहीं है। सर हमारा बीजेपी से सवाल है कि जो गैस चूल्हा बंटवा रहे हैं और जो प्रधानमंत्री आवास योजना आए हुए उसमें कमीशन ये लोग लेके तब दे रहे हैं। मेरा तीनों लोगों से एक सवाल है कि जब चुनाव आता है तो मुस्लिम मजहब के आधार पे वोट देते हैं और हिंदू जाति के आधार पर, ऐसा क्यों होता है? पॉलिटिशियन के कारण या पब्लिक के कारण? बताइए। ठीक है, पहले इन सवालों के जवाब ले लें जो उन्होंने पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि मेडिकल के नाम पे एम्स तो आया, पहले भी किसी ने मुझे जानकारी दी थी यहाँ पर कि 2.5 साल में एम्स की बिल्डिंग दिख रही है सर, और कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पर सोनिया जी ने 1,500 करोड़ की लागत से एम्स की परियोजना की शुरुआत की। उसमें पहले फेज में 170 करोड़ रुपया उनके कार्यकाल में आया जब यूपीए गवर्नमेंट थी। वह लगभग पूरा खत्म हो चुका है और जब से वो खत्म है 2 साल हो गए उसको, निधि को खत्म हुए, उसके बाद दूसरा बजट निर्गत नहीं किया जा रहा। जानबूझ के उसके काम को रोक दिया गया। चूंकि वह लंबा प्रोजेक्ट था इसलिए ओपीडी लगाई गई थी कि ओपीडी तब तक लिए चालू कर दी जाएगी, लेकिन वह ओपीडी बनी तैयार है, लाखों की बनी तैयार है। वहां पर आप देख लीजिए घास है पैदा हो रही है, कचरा जमा हुआ है, लेकिन स्टाफ देके ओपीडी नहीं चालू करवाई गई। और उसके बाद मैडम ने, सोनिया जी ने यहाँ पर जिला अस्पताल में 300 बेडों का अत्याधुनिक मतलब हॉस्पिटल बनवाया पूरी। कम से कम यहाँ पर 150 करोड़ रुपया मतलब दिए गए हैं विभिन्न उपकरणों के लिए और संसाधनों के लिए। तो किया जा रहा है। यहाँ पर पहले मुश्किल से 8 CSC थी, आज की तारीख में यहाँ 18 हैं, तो प्रसार काफी बढ़ रहा है। मैडम, भाई साहब ने बहुत बढ़िया सवाल किया। ये गैस कनेक्शन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा बांटा गया, इसमें वसूली किसने किया? लुटेरों ने, सपा, बसपा, कांग्रेस ने खूब लूट किया।
सही तरीके से पहुंचने नहीं दिया, हमारे गरीब जनता तक सही तरीके से पहुंचने नहीं दिया, ये खूब लूट किया है। तो भाजपा की सरकार आ रही है, सारे लुटेरों से बात किया जाएगा। ऐसा है कि इस समय भाजपा एक बड़े अरसे के बाद सत्ता में आई है, इसलिए वह हम लोगों को लूटने का मौका नहीं देगी। पहले वो खुद अपना पेट नहीं भर पा रही है, उसकी स्थिति है रोहित जी कि वो गिलास में पानी पीती नीचे हाथ लगा के, अगर एक दो बूंद गिर भी जाएगा तो वो चाट लेगी, लेकिन दूसरे को नहीं जाने देगी। इस समय पूरे भाजपाई पूरे मनोयोग के साथ एक घोटाला बताइए, एक घोटाला 2.5 साल आपको में मलाल है इस बात का? प्रधानमंत्री से लेकर इनके प्रधानमंत्री से लेकर एक यहाँ का पदाधिकारी केवल एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, जितना हो सके उतना 2.5 साल में एक घोटाला गिना दीजिए, प्रधानमंत्री पे करना छोड़ दूंगी सर। प्रधानमंत्री पे पिछले 2.5 साल में भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे? नहीं, प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे सहारा और बिरला के 25-25 करोड़ रुपया जो उन्होंने लिया वही सीधे सीधे प्रधानमंत्री होते हुए, और सुन लीजिए, प्रधानमंत्री होते हुए, यहाँ प्रधानमंत्री होते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री और सर वो कोर्ट में लेके गए थे पेपर, उसको कोर्ट ने मना क्यों कर दिया सुनने से? कोर्ट ने मना कर दिया है तो अभी लोअर कोर्ट ने मना किया, आपने सुनने से मना कर दिया, क्यों मना कर दिया सर? ऐसा है ना, आप लोग प्रशांत भूषण के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं सर। प्रशांत भूषण नहीं, अभी आपके यहाँ अगर रेट पड़ेगी तो एक एक कागज इनकम टैक्स सही मानता है, तो प्रधानमंत्री के संबंध में क्यों नहीं मानेगा? ये कौन सी रूलिंग है? तो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया सर आपने? सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात को चैलेंज क्यों नहीं किया सर आपने? नहीं हुई सर। और बाकी रही, देखिए उनके ऊपर कैग ने गुजरात, बतौर गुजरात मुख्यमंत्री कैग ने हजारों करोड़ की मतलब अनियमितता का आरोप लगाया है, फर्जी डिग्री के आरोप लगे हैं। घोटाला त्रिपाठी जी सरकार ने किया। उन्होंने एक सवाल पूछा था, बड़ा सीधा सा सवाल था कि चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म में बांट देती हैं या पब्लिक बांट देती है। मुझे लगता है इसका सवाल का सबसे अच्छा जवाब आप दे सकते हैं। अकेली पार्टी है जिसने लिस्ट इसी आधार पे बांटी, इतने एससी, इतने एसटी, इतने मुसलमान, इतने दलित, इतने ओबीसी, अकेली पार्टी सर। देखिए हमारा जो भी इसका भाव है वो छुपा नहीं है। हमारा तो कहना है कि समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा? होली में अगर बिजली आएगी तो ईद पे बिजली आएगी, दिवाली पे ऐसा होगा तो रमजान पे ऐसा होगा। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? मतलब सामाजिक ताना बाना ही नष्ट कर देंगे समाज को। हम पे तो आरोप लग रहा है, हम तो हर बार यही कहते हैं कि हम तो समाज में जो हिस्सेदारी भागीदारी है उसको बैलेंस बना के चलते हैं। ये क्यों प्रधानमंत्री होने के नाते इन्होंने ये रमजान और ईद और दिवाली और होली क्या नहीं? अगर आप कहें कि हमने 97 मुसलमानों को टिकट दिया तो आप सेक्युलर हैं बहुत बड़े, वो पूछने के दिवाली में बिजली कम क्यों देते हो तो वो सांप्रदायिक हैं। अरे एक बात तो बताइए मुझे, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उनका नारा है ना सबका साथ सबका विकास। तो यही तो कहा उन्होंने देश में रमजान में दे दो तो दिवाली में भी दे दो। 125 करोड़ में 25 करोड़ मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। आपको लगता है केवल मुसलमान का वोट लेके आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना देंगे मायावती को? मेरी बात सुनिए, हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए आपकी पार्टी को? यहाँ पे बैठे होंगे लोग, समाज के सारे वर्ग, सारे धर्म जाति के लोग बैठे होंगे। 403 सीट में एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया? आज वो रमजान और दिवाली की बात करते हैं। बताइए अनीता जी, बात हम रहे कि बात वो रहे। मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया 403 में एक भी? सीट में क्यों नहीं एक मुसलमान? श्रीमती मायावती जी ने सोचा कि बाप बेटे की लड़ाई को मैं कैश करा लूं, तो उन्होंने मुस्लिम कार्ड फेंका, लेकिन उसमें भी नहीं सक्सेस हो पाई। तो अब आपके पास कोई शब्द नहीं बचा है, आप बिना मतलब परेशान हैं। रायबरेली की हालत देखिए, शाहबाज भैया गायब हो गए हैं भाई। MODI मैन ऑफ डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, उसी की पार्टी से टिकट मिला है। देखता हूँ क्या होता है, इसी वोट में जीत जाएंगे। सऊदीया से बहुत सारे पैसे कमा के लाए, तो 2-3 करोड़ में खरीद लाए मायावती जी से टिकट। ये जो जब नोटबंदी हुई तो पैसे वापस कर चेंज करवाए गए। झगड़िए नहीं, लोगों के सवाल लेते हैं। विशाल पूछिए, और क्या सवाल है? पूछिए विशाल। मेरा कांग्रेस पार्टी से सवाल है, हम लोग चीनी मिल में ही रहते थे, चीनी मिल बंद हो गए, कांग्रेस ने क्यों नहीं रोका? हम लोग बेघर हो गए, हमारे बच्चे की पढ़ाई बंद हो गई, हम लोग गांव चले गए, पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। क्या किया कांग्रेस ने हम लोग के साथ? फैक्ट्री क्यों नहीं रुकवा पाई? आपका क्या सवाल? मायावती जी ने बंद किया, और जब एक हम लोग सोनिया जी से खुद कहते थे, सोनिया जी हमेशा यही कहती थी, देखेंगे देखते देखते बताइए। मेरा सवाल सारी महिलाओं की तरफ से है, बसपा, सपा और कांग्रेस से।
ये सवाल है कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने तो देखा, चूल्हा दिया, आवास विकास दिया, बहुत सारे औजार, मगर इन लोगों ने क्या दिया महिलाओं के लिए? सर, मेरा एक स्टूडेंट होने के नाते कांग्रेस के नेताजी से सवाल है कि कांग्रेस ने आज तक रायबरेली में रोजगार के लिए कितने साधन उपलब्ध कराए? रायबरेली को, अगर रायबरेली का किसी भी युवा को नौकरी करनी होती है तो उसको आसपास के शहरों में जाना पड़ता है नौकरी के लिए, 5-5, 10-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए। मेरा सवाल भाजपा प्रत्याशी से है, वादों के सहारे देश को कब तक चलाओगे? बंद पड़े कारखाने उनको कब चलाओगे? सेस लिया टैक्स का, लेबर का, लेबर सेस टैक्स के रूप में लिया, मजदूरी कब दिलाओगे? सफाई सेस 5.5% से गंगा नदी, जमुना नदी, सरस्वती नदी कब साफ कराओगे? सब हो रहा है, सब हो रहा है। बताइए मैडम, अभी ये बताएं, फिर उसके बाद आप बताइएगा उन महिला के सवाल की तरफ आए। भाई साहब, सारे काम कराए जा रहे हैं, 2.5 साल हुआ है, आधा काम हो चुका है, जो वादे किया था सारे पूरे हो रहे हैं। बताइए ना क्या आधा काम हो गया? ये तो बताइए क्या आधा काम हो गया? अरे जो भी जितनी योजनाएं हैं सारे धीरे धीरे सारे कराए जा रहे हैं, जो भी जितनी योजनाएं आई सब आप वोट मांगने जाते हैं, लोग पूछते नहीं आपसे मोदी जी के वादों के बारे में? बिल्कुल नहीं, मोदी जी के लिए तो इतने सब खुश है, पूरी जनता कहता राम राज आ गया है। बस आप जाते हैं तो ऐसे ही मोदी मोदी करने लगते हैं भाई, ऐसे मोदी मोदी करने लगते हैं आप जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी मोदी। तो आप लोग को लगता है आप जीत जाएंगे ऐसे? 500% चुनाव जीतेंगे। विनय जी, उनका सवाल वाजिब था। हमारी उन्होंने चीनी मिल को लेकर सवाल हमारी बहन जी ने जो कहा वो निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं। यहाँ शुगर मिल जो थी मतलब शुगर मिल, वो काफ़ी यहाँ के जो एम्प्लॉय थे उनके लिए तो महत्वपूर्ण थी ही, साथ में किसानों के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि मायावती जी ने उसको बेदर्दी के साथ बंद करवा दिया, जबकि उनसे कई बार अनुरोध किया गया, पत्र भेजे गए, उसके बावजूद वो उन्होंने जैसे बदनीयती, बाकायदा उन्होंने जैसे शत्रुता निभाते हुए यहाँ पर वो बंद करवा दिया शुगर मिल। और उसकी वजह से जो वहाँ पर सैकड़ों परिवार थे वो बेचारे स्ट्रगल हुए, वो परेशान हुए। इसके साथ साथ हजारों की संख्या में किसान परेशान हुआ। आज की तारीख में किसान के पास केवल एक फसल है कैश क्रॉप, वो है गन्ना। यहाँ बड़ी तादाद में लोग गन्ना पूरे जनपद में बोते थे क्योंकि उनको नकदी मिलती थी यहाँ से। आज की तारीख में शुगर मिल बंद हो जाने से यहाँ पर किसान नगद रुपए के लिए रो रहा, उसको वो नहीं मिल रहा, और ये सब बसपा ने करवाया। त्रिपाठी जी, है कोई जवाब? क्या मायावती के राज में शुगर मिल बंद हुई और जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की है, गठबंधन किस कारण से बंद हुई, क्या कारण था ये नहीं पता है, तो उसके बारे में जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब बंद हो गई तो सोनिया जी ने आश्वासन दिया खुलवाएंगे भाई, तो कब खुलेगी? वो राज्य सरकार की फैक्ट्री है, नहीं। वो आप ही तो राज्य सरकार से गठबंधन तो आपकी का है सर। मुख्यमंत्री मायावती दी थी, राज्य सरकार से करवाएंगी। अब तो राज्य सरकार से गठबंधन आपका है सर। अब हमारी कौन सी है? उसमें एम्स खुल रहा है, उसमें एम्स खुल रहा है। गठबंधन आपका है सर। अब तो सरकार से गठबंधन आपका है राज्य की, उससे तो पूछिए कि उन्होंने 5 साल में क्यों नहीं खुलवा दिया? वो आपको जानकारी नहीं है, बंद ही नहीं हुई थी, नीलाम कर दी गई थी। उसके सब जितने कल पुर्जे थे वह सब कबाड़ियों में बिक गए थे। तो वहाँ जमीन बची थी, अखिलेश यादव नोएडा में कब्रिस्तान के लिए 2,500 करोड़ की जमीन दे सकते हैं, शुगर मिल के लिए नहीं दे सकते? अरे साहब, शुगर मिल के लिए दिए थे, मैंने बताया ना कि शुगर मिल चूंकि मायावती जी ने बंद ही नहीं किया, बाकायदा उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। जितना भी वहाँ पर जितना उपकरण थे सबको उन्होंने बेच दिया। तो इसके बाद उस जमीन का सदुपयोग करने के लिए वहाँ एम्स खुलवाया गया। चाहे एम्स हो चाहे शुगर मिल हो, जनता का ही भला होना है, कोई दूसरा नहीं कुछ होना है। बोलिए अनिता जी, क्या बोल रही हैं? सारी फैक्ट्रियां जब बंद हुई तो सारे जो उर्जे पुर्जे थे बेच के दोनों लोगों ने बांट लिया, प्रधानमंत्री जी ने और मायावती जी ने, दोनों लोगों ने पुर्जे को बेचा। रायबरेली की जनता भूखी मरी। प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी रहती हैं और रायबरेली को अपने आप को बहू बोलती हैं। सारी फैक्ट्रियां बंद होती हैं, वो देखती रहती तमाशा। देखिए, तर्कों पर बात हो, तथ्यों पर बात हो, हवाई का कोई मतलब नहीं है। तर्कों पर बात हो, रायबरेली के लिए किसने क्या किया इस पर बात हो। जनता जानती है सर, उसी को वोट देती है जनता, जिसने किया उसको वोट देती है साहब, इसीलिए जीतते हैं। जब 5 में से सर 6 में से एक भी विधायक आपका नहीं है। 4 लाख से सोनिया जी जीती हैं। आगे तो सुन लीजिए सर साहब, आगे तो सुन लीजिए सर जी। 6 में से एक भी विधायक आपका नहीं जी। और अब भी गठबंधन होने के बावजूद 2 जगह आप और समाजवादी आमने सामने लड़ रहे हैं सर। जी। ये कैसा गठबंधन है? जी।
नहीं साहब, सुरक्षा तो आप धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब पब्लिक को काहे के लिए धोखा दे रहे हैं सर? दूसरे शहर में कहते हैं हमारा गठबंधन है, यहाँ आमने सामने लड़ते हैं चुनाव सर। देखिए सर, ऐसा है, दूसरे शहरों की बात में नहीं, यहाँ पर जो भी लड़ रहे हैं, अगर दो में संयुक्त प्रत्याशी लड़ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ना कांग्रेस को दिक्कत, ना समाजवादी पार्टी को दिक्कत। 27 साल यूपी बिहार, उसके बाद दोनों लोग चोर चोर मौसेरे भाई गले लग गए। ये धर्म का धंधा करने वाले, राम के नाम पर मतलब जो है वो करने वाले, ये अब बताएंगे हम राम का नाम तो मत लाइए। आप लोगों ने तो कोर्ट में मना कर दिया था, राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था आप लोगों ने तो सर। किसने? आपकी सरकार ने कोर्ट में राम के अस्तित्व को नकार दिया था सर। अभी आप भी तो राम के नाम को मत लीजिए सर, नहीं प्रूफ कर पाए। राम के नाम को मत लीजिए सर, छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए, अभी राम के नाम का मजाक मत कीजिए यहाँ पे। त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इनकी बात पे, फिर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारी बहन अनीता जी जो भाजपा से लड़ रही हैं, ये मोदी जी के हाव भाव सीख गई हैं, झूठ बोलना, बातें बनाना। अभी जनता ने इनसे सीधा सीधा सवाल पूछा कि 15 लाख आ गए, कोई जवाब नहीं। मैडम कुछ तो टू द पॉइंट जवाब दीजिए। मोदी जी, एक मिनट, क्या मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में काला धन वापस आएगा? क्या कहा था कि नहीं कहा था? हाँ या ना? क्या मोदी जी ने कहा था कि सब लोगों के मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा था कि आपके साथ जो समर्थक आए हैं इनके अकाउंट में 15 लाख 20 लाख रुपए आ जाएगा। आ गया क्या? 2525 किलोमीटर की गंगा, 25 हरिद्वार से हावड़ा तक, 25 रायबरेली के किनारे गंगा बहती है। शर्म नहीं आती है? कैसे वोट मांग सकते हो भैया? झूठ बोल के कैसे वोट मांग सकते हो? झूठ बोलना तो कांग्रेस को आता है भाई। इतना झूठ झूठ तो सच बोलिए। झूठ तो बताइए जनता को, गंगा कितनी साफ हुई? एक गंगा 25,000 करोड़ का बजट है, उमा भारती मंत्री है, मायावती कितनी साफ हुई? आप झूठ बोल के वोट नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं। कितना झूठ? अरे जो प्रधानमंत्री दूसरों के लिए जीता हो, झूठ क्या बोलेगा भाई? दूसरों के लिए नहीं जीते हैं, उद्योगपतियों के लिए जीता है। देख लो भाइयों, दूसरों के लिए नहीं, ऐसे ही झूठ बोला जाएगा और फिर बेवकूफ बनाया जाएगा। आप जवाब देना चाहती हैं उनकी बात का, जनता के बीच जाए उसके बाद हम बोलिए क्या बोलना चाहती हैं? उन्होंने कहा जितने वादे किए तो उसमें से कितने पूरे किए, बस यही बता दीजिए। सारे वादे पूरे किए जा रहे हैं। कितने लोगों को रोजगार दे दिया जाए, यही बता दीजिए कम से कम। भाई कितने लोगों को रोजगार दे दिया है तो बता दीजिए। प्रोसेस में है। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल, 2.5 साल ये बता दीजिए 2.5 साल में कितने फार्म भरवा दिए आपने प्रोसेस में? चल रही है प्रक्रिया, चल रही है भाई। नौकरी भर्ती के फॉर्म कितने भरवा दिए, यही बता दीजिए। बहुत सारी जिम्मेदारी है भाई, पूरा देश चलाना है, प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में है भाई साहब। हवा हवाई। हमारा गठबंधन से सिर्फ एक प्रश्न है कि इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने केवल 2 महीने 3 महीने दिया और किसानों का कर्जा एक क्लासिफाइड LDB बैंक है उसका माफ किया। क्या ये बताते, ये पहले नहीं बोल सकते थे इस चीज को हम ये करेंगे या वो करेंगे? माननीय द्विवेदी जी से सवाल है। मेरा सवाल गठबंधन की सरकार से है कि अभी तक गठबंधन क्या पहले लैपटॉप देने के लिए, अब लॉलीपॉप देने के लिए किया है उन्होंने, या वो परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए वो गठबंधन के? विनय भाई से प्रश्न करना चाहता हूँ। जिले के अंदर 3, 4, 5 छोटी छोटी फैक्ट्री थी, वो सब खत्म हो गई। आपने एक लोको खुलवाया है, वहाँ पे सेमी फिनिश डिब्बे आते हैं केवल पेंट होने के लिए। सर मेरा सवाल तीनों पार्टियों से है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए आपकी क्या योजना है? पुरानी पेंशन पे बंद हो गए, उसे क्या आप करना चाहते हैं? लाखों कर्मचारियों का हक है, पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल हो रही है? ठीक है सर, एक एक करके जवाब लेते हैं। बोलिए मैडम, पहले आप बोलिए, फिर विनय जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर आइएगा त्रिपाठी जी, बोलिए। वो भी प्रक्रिया में है भाई, हर चीज प्रक्रिया में है मैडम। यस, हर चीज प्रक्रिया में है, बिल्कुल प्रक्रिया में है। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ भाई, 2.5 साल में इतने सारे काम है इकट्ठा, थोड़ी जादू की छड़ी थोड़ी है मोदी जी के पास। यही बात मनमोहन सिंह ने कही थी, जादू की छड़ी नहीं है, तो आप लोग मजाक उड़ाते थे। यही बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी कि जादू की छड़ी नहीं है, तो आप लोग मजाक उड़ाते थे कि कितना कमजोर पीएम है। ना बोलते थे, ना सुनते थे, ना उनको दिखाई देता था, ना सुनाई देता था। वो तो केवल माननीय सोनिया गांधी ने उनको गूंगे बहरे की तरह खड़ा कर दिया था भाई, तो उनकी तो बात ही न करिए। शायद उनको लेटेस्ट अपडेट नहीं है, ये सही बात है। जो रेल कोच फैक्ट्री है वहां पर कोच आज की तारीख में तैयार हो रहे हैं। अब पेंटिंग का काम नहीं होता है, अब बाकायदा वो तैयार हो रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम में जो छोटे छोटे पुर्जे बनते हैं उसकी भी इंसलरियों के लिए यहाँ पर प्लाटिंग हो चुकी है, बाकायदा इंसलरियाँ खुलेंगी।
सर एक सवाल है लोगों का बड़े जी। जो मैंने कितने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि रोजगार की बड़ी समस्या है। क्या इतने वर्षों में रायबरेली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई ऐसी प्लानिंग नहीं हुई कि स्थानीय आदमी को स्थानीय जगह पर रोजगार मिल सके, बाहर न जाना पड़े? नहीं, उसकी हुई ना। जैसे मान लीजिए, हम कहते हैं उदाहरण के लिए आप रेल कोच को ले लीजिए। रेल कोच में 15,000 कर्मचारी तो सरकारी रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो इंसैलरियां सैकड़ों की संख्या में खुलेंगी, उसमें लाखों की संख्या में जो लोग काम करेंगे, सप्लाई देंगे या जो भी होगा, उसकी वजह से कम 5 लाख लोगों को रोजगार सीधे सीधे मिल जाएगा। तो ये उसी के लिए हुआ ना, उसका लाभ यही तो मिलेगा। तो मतलब ITI फैक्ट्री है, इनकी तरह आपका सिस्टम भी प्रोसेस में है? नहीं, प्रोसेस में नहीं है, जमीन पे है। आप देख लीजिए, वहां पर अगर 4,000 कर्मचारी तनख्वाह पा रहा है तो 5,000 स्थानीय आदमी किसी न किसी माध्यम से रेल कोच फैक्ट्री से फायदा ले रहा है। तो 70 साल में कुछ नहीं कर पाया, अब वो रायबरेली के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक योजना तो आप बता नहीं सारी सकती। फैक्ट्रियों के लिए योजना किया जाएगा, खुलवाई जाएगी। आपके प्रधानमंत्री केवल हाथ हिलाना जानते हैं, आप हाथ हिलाती हैं। त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं? हाथ हिलाना, जबान हिलाना, इसके अलावा दूसरा कोई काम है नहीं। मुझे इतना ताज्जुब होता है, पास कुछ बचा ही नहीं भाई। कि बहन को टिकट दिया है भाजपा ने, आप जिम्मेदारी से बताती क्यों नहीं है जो आपने काम किए हैं 2.5 साल में? अब आपके पास ये बता दीजिए, हमारी बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, पहले आप, एक मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, हमारी बात पहले सुनिए। हमारी बात पहले बताइए पहले कि मेरी 15 लाख इनके अकाउंट में आया कि नहीं आया? आप बताइए काला धन वापस आया कि नहीं आया? आप बताइए कि 14 लाख करोड़ में कितना काला धन था? आप बताइए कि कितने काले धन के चोरों को आपने पकड़ा है? आप बताइए कि 25 किलोमीटर की गंगा आपके पास कुछ नहीं बचा। बिना जिम्मेदारी का पद संभालने जा रहे हैं, लोगों को वोट मांग रहे हैं, कैसे आपको कोई वोट देगा? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो गरीबों के लिए शेम के नारे लगा रहे लोग में, वो गरीबों के लिए चाहती तो बहुत फैक्ट्रियां। पूछिए सवाल विशाल, और किसका सवाल है? पूछिए सवाल, बुजुर्ग से सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? ठीक है। संसार की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी एग्रीकल्चर है। हम MSP और MSP पर हम MRP और MSP वहीं बजे हुए हैं। हम दोनों, चाहे जितनी पार्टियां हैं, वो MRP और MSP पर क्यों नहीं बात करती? सर, राजनीतिक पार्टियां आज तक इस बात को लेके कि गन्ने के लिए या उत्पाद के लिए किसान के सही उसको कीमत मिल जाए, राजनीतिक पार्टियां कोई हल क्यों नहीं निकालती? उनका सवाल जायज है, और सब राजनीतिक पार्टियां इसको झुनझुना बनाती हैं हर चुनाव में, लेकिन हल कभी नहीं होता है। नहीं, इसका आप ये देखिए कि यूपीए गवर्नमेंट थी, किसान को जो सरकार द्वारा समर्थित मूल्य होता था वो मिलता था। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बने, आप बताइए अब की बार किसी भी धान क्रय केंद्रों में कोई खरीदारी हुई है? कोई समर्थन मूल्य मिला है? जो समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से धान का किसान को 16 रुपया प्रति किलो मिलना चाहिए, आज की तारीख में वो 11 रुपया में बेच रहा है किसान। तो ये केंद्र सरकार समर्थन मूल्य में क्यों नहीं खरीदवा रही है अनाजों को? क्यों सब क्रय केंद्र बंद पड़े? ये तो सीधे सीधे किसानों के साथ धोखा किया है। मैडम, ये भी प्रोसेस में है क्या? किसानों के लिए जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजनाएं लेके आए हैं, किसानों को 3-3 दिन तक लाइन लगाना पड़ता था खाद के लिए, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, कोई लाइन नहीं लगाता, घर पहुंचने का काम हो रहा है कि खाद को कोई ना कोई घर पहुंचा दे रहा है। तो पहले अच्छा था किसानों के साथ, क्या अच्छा है? मैडम, खाद तो पहुंच रही है, फसल तो नहीं बिक रही है। अरे रोहित जी, ऐसा है, हम बताएं गरीब आदमी भी चावल खा सकता है। पहले 20-25 रुपए किलो चावल था, अब गरीब आदमी भी चावल खा सकता है। पहले बड़ा आदमी केवल पतला चावल खाता था। जो दुकानदार खुलेआम खाद बेचते हैं बाजारू मूल्य पर, वहाँ पर खाद मिल रही है, सहकारी समितियों में नहीं मिल रही है खाद। विशाल, पूछिए सवाल, क्या सवाल है उनका? कुछ दिव्यांगों से संबंधित सवाल है, क्या सवाल है? हम दिव्यांगों के टीचर हैं और आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आज़ादी के बाद भी अभी हमारे पास रिकॉर्ड है 35 लाख बच्चे विकलांग लोग यहाँ रहते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, और इनके लिए एक भी स्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई। मात्र 2000 शिक्षक रखे गए, संविदा पे घूम घूम के पढ़ाते हैं। इसके लिए क्या प्लानिंग है कांग्रेस की और बीजेपी की? प्रदेश की जो इस समय शिक्षा का स्तर, इतना गिरा हुआ शिक्षा का स्तर जिससे पीछे कभी नहीं देखा गया। पिछले 15 सालों से जो भी सरकारें आती रही हैं, शिक्षा के स्तर में इतनी ज़्यादा गिरावट आई है। कोई भी बच्चा पढ़ने में अगर एप्लीकेशन, एक छोटी सा प्रार्थना पत्र आप लिखवा लीजिए, बहुत मुश्किल होती है लिखने के लिए, लेकिन उनके परसेंटेज अगर देखे जाते हैं तो 75%, 80%, 85% मार्क्स। और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ाता हूँ और वहाँ की रोड मैं 7 साल से लगातार जा रहा हूँ, और इतने
मतलब गड्ढे हैं कि बस तक उसे फंस जाती है। लेकिन उसके विषय में कई बार कहा गया नेताओं से, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने उसके विषय में कोई भी कार्य नहीं किया। रायबरेली में एक ट्रेन चलाई गई थी मोमो, वो नरेंद्र मोदी ने उठा के बनारस में दे दिया। इसका जवाब क्या दिया जाएगा? ये जवाब दिया जाए। बोलिए मैडम, उनके सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। बोलिए। आपको मैं विश्वास दिला देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद जिस तरह आप रोडें बता रहे, अब ऐसे रोड, बिजली, सड़क, पानी ऐसे नहीं रहेंगे। अब केवल विकास होगा रायबरेली में, विकास 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 होगा। वादा है मेरा आपसे। अरे 3 साल शुरू से केवल विकास 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 ही कह रही है। यही मुद्दा है मेरा, यही मुद्दा लेके आए भाई। तो उसके लिए कोई रोड मैप भी तो होगा कि रोडें बना देंगे केवल? नहीं नहीं, बिल्कुल रोड मैप है। जो योजनाएं चल रही थी, खुदवाएं उसको भरवाया जाएगा। जी, जो 3 साल से योजना। सर, राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में दिव्यांगों के लिए कोई जगह होती है? पहली बात। दूसरी बात, छात्रों की शिक्षा का स्तर सुधरेगा, उसके लिए कोई प्लानिंग होती है, कोई जगह होती है? हमारे मैनिफेस्टो में जो यूपी का है उसमें साफ साफ है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाई जाएगी, सुधारी जाएगी, और उसके साथ साथ जितना भी तकनीकी शिक्षा है उस पर जोर दिया जाएगा, और बल्कि उनको फ्री कौशल योजना के तहत उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और यही नहीं, इसके अलावा भी यहाँ पर जितने जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट तक। इसके अलावा मतलब बहुत सी योजनाएं हैं जो लगातार इस पर हो रहा है। अब की बार भी जो गठबंधन की सरकार थी, सपा की सरकार थी, उसने भी लैपटॉप बांटे और भी सब योजनाएं दी। कुछ तो रहते, पहले लैपटॉप बांटे थे, अब गठबंधन में लॉलीपॉप बांटेंगे क्या? देखिए, हमारे पास एक लॉलीपॉप होगा तो अमित शाह जी के पास लॉलीपॉप की लिस्ट है। आपने उनका एजेंडा पढ़ा है? त्रिपाठी जी, आपसे तो सवाल पूछना ही कठिन है इस मामले में, क्योंकि आपका तो कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। मेरा मैनिफेस्टो तो नहीं है। हमने उस दिन भी ना खाता ना भाई, जो मायावती कहे वही सही। हाँ, बिल्कुल सही। हमारा मैनिफेस्टो एक घोषणा वाक्य है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जनता यकीन कैसे करेगी? लिख के दस्तावेज तो दीजिए उनको एक। अरे सवाल कैसे पूछेगी पलट के? बनाया है उनका क्या यकीन? गंगा, लोकपाल, सब हवा हवाई। बसपा का एजेंडा है, बसपा का एजेंडा है सर्वजन दुखाए एक जन सुखाए, सर्वजन दुखाए एक जन सुखाए। सबका पैसा पूरे प्रदेश का केवल एक जगह आता है। अभी अगर जब 5 साल की इनकी गवर्नमेंट थी तो आपसे बताऊं, मंत्री तक हाईजैक किए जाते थे। मेरा क्वेश्चन जो है कांग्रेस के माननीय द्विवेदी जी से है। 2005 से लाखों लाख कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई। इस विषय में मेरा यह कहना है कि एक विधायक, एक सांसद, एमएलसी 5 साल सेवा करता है, उसको आजीवन पेंशन चलती है। एक कर्मचारी जो है 30 साल 40 साल सेवा करता है और उसकी पेंशन बंद कर दी गई, उसका अधिकार छीन लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों? कांग्रेस से प्रश्न है, 10 साल आपने रायबरेली की जनता से वोट लिया क्योंकि हमारे पास वीआईपी सांसद है, लेकिन वो वीआईपी सांसद से ये पूछिए क्या रायबरेली वीआईपी बना पाए? हमको सांसद वीआईपी नहीं, जिला वीआईपी चाहिए, इसलिए कांग्रेस मुक्त रायबरेली अभियान। मैडम का बीजेपी से अभी इन्होंने गठबंधन की, सपा और कांग्रेस गठबंधन की बात की थी। मैं कहना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन हुआ, ये लोग क्यों हुआ? आप गठबंधन करें तो जायज जम्मू कश्मीर में, वो कल नहीं यूपी में, तो नाजायज क्यों? नहीं नहीं, गठबंधन देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला था, वो गठबंधन हुआ तो निभाया भी तो जा रहा है। और आप लोग गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल रहे। ये वही मुफ्ती मोहम्मद सईद थे जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद। एक उनका सवाल आपसे था, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ बस आपसे। हाँ, उन्होंने कहा सांसद वीआईपी नहीं चाहिए, जिला रायबरेली वीआईपी बनाइए, वो क्यों नहीं बनाया? साहब, हमारा सांसद वीआईपी नहीं है। अगर वीआईपी होता तो हर 3 महीने में यहाँ ना आ जाता। नंबर 1। नंबर 2, रही वीआईपी जिला बनाने की बात, तो वीआईपी जिले के अंतर्गत 10 वर्ष में 12,000 करोड़ की योजनाएं आई हैं। अगर किसी देश में दूसरे जिले में इतनी ज्यादा योजनाएं आई हो तो आप हमको रोहित जी बताइए। NIOS का सर्वे कहता है रायबरेली विकास में पिछड़ा है। यूपी का जो मानव विकास इंडेक्स है उसमें रैंक रायबरेली का 31 है। यूपी में हेल्थ के हिसाब से रायबरेली का रैंक 11 यानी कि 11 है। यूपी के लोगों का जो रहन सहन है उसमें रायबरेली का रैंक 56 यानी कि 56 है। 2006 में इसको पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से मिला 10 करोड़ रुपए। सर, ये है वीआईपी जिला आपका। 2004 का रायबरेली दूसरा था, 2014 का, आज की तारीख में 2017 का रायबरेली दूसरा है। यहाँ पर जो भी योजनाएं आई, बताया ना कि सन 1984 के बाद यहाँ पर किसी ने भी 1 रुपए की योजना नहीं दी थी। जब से सोनिया जी आई हैं तब से यहाँ विकास चालू हुआ है, 2004 से। और आज की तारीख में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें विकास नहीं हो रहा है। बाकी 10 साल में जिला नहीं बदल जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, हम चलने से पहले केवल लोगों से जल्दी एक सवाल पूछते हैं।
क्या आपको बीजेपी के वादों पे यकीन होता है? क्या आपको कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के वादों पे यकीन होता है? क्या आपको बहुजन समाज पार्टी की बातों पे यकीन होता है? क्या आपको नोटा पे यकीन है? नोटा पे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और बहुत बहुत शुक्रिया रायबरेली की जनता का भी।